ओम नमः शिवाय। आज की कहानी है ठोकर। 10 साल बाद उस ही इटावा स्टेशन पर शिखर को अपने सामने देखकर आंखों को यकीन नहीं हुआ। वो एकटक बस मुझे देखे ही जा रहा था और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करूं। इतने सालों में आज के दिन का इंतजार ही कर रही थी और आज जब शिखर मेरी आंखों के सामने है तो मेरे मुंह पर तो जैसे ताला लग गया है। क्या क्या सोचा था कि कभी शिखर मिला तो उससे पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसने मेरा जीवन यूँ बर्बाद किया। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था तो उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। और जब वो मेरे सामने खड़ा है तो उससे बात भी करना मुझे गवारा नहीं है। आज से ठीक 10 साल पहले इस स्टेशन पर जो हुआ था वो सब मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था कि कैसे उस दिन एक एक करके उसकी आंखों के सामने से 5 ट्रेन जा चुकी थी और अब रात हो चुकी थी, पर आंखें अब भी शिखर को ढूंढ रही थी। नजरें प्लेटफॉर्म पर आते हुए हर लड़के पर रुक जाती थी, कहीं ये शिखर तो नहीं है। और हर बार निराश होकर एक लंबी सांस लेते हुए नीलू फिर से आते हुए लोगों में शिखर को ढूंढने लगती। और इस तरह उसको यहाँ इटावा के स्टेशन पर पूरे 5 घंटे हो चुके थे और शिखर का अब तक कहीं अता पता नहीं था। उसके घर का फ़ोन भी ना जाने कितनी बार मिला चुकी थी, पर फ़ोन को कोई उठाता ही नहीं था। बस घंटी बज रही थी। नीलू के सब्र का बाड़ बस टूटने वाला था और अब स्टेशन पर आने वाली ये आखिरी ट्रेन थी। इसके बाद कल सुबह 8 बजे की ट्रेन थी और उस ट्रेन से तो नीलू के पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं, उसके पहले नीलू तो यहाँ से जाना ही होगा। और वो आखिरी ट्रेन भी आ गई। ये वाली ट्रेन इटावा से दिल्ली जाती है। नीलू इंतजार करते करते निडाल हो रही थी और ट्रेन में जैसे स्टेशन से जाने की घंटी बजाई, नीलू ने दाएं बाएं आखिरी बार देखा और आंखों में आंसू लिए हुए उस ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन के रिजर्व कोच में एक सीट उसको खाली दिखाई दी और वो वहाँ जाकर बैठ गई। अपने कपड़ों का थैला भी उसने सीट पर रख लिया। थोड़ी देर में ही टीटी टिकट चेक करने आया तो उसने टीटी से प्रार्थना की कि वो उसको यहाँ बैठने दे। टीटी ने थोड़ी देर नामुकुर करके सीट क्योंकि खाली थी सो उसने उसको नई टिकट बनाकर उसको बैठने की अनुमति दे दी। वैसे भी इतनी देर रात को एक अकेली लड़की ट्रेन से उतारना ठीक नहीं होगा। टीटी के जाने के बाद नीलू ने अपना सामान सीट के नीचे रखा और सीट पर लेट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि शिखर ने उसको धोखा क्यों दिया, क्यों वो उससे वादा करके स्टेशन पर नहीं आया। आखिर क्या वजह रही होगी, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। बार बार नीलू की आंखों के सामने शिखर का चेहरा आ रहा था। कितने खुश थे दोनों ही कॉलेज से एक दूसरे को जानते थे। कॉलेज की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने ही कॉलेज के बाद शादी का फैसला किया। नीलू ने अपने घर में बता दिया। नीलू के घर में तो जैसे तूफान आ गया था। उसका परिवार एक रूढ़िवादी परिवार था जहाँ लड़कियों को घर के किसी भी फैसले में बोलने का अधिकार नहीं होता। वो घर की गायें कहलाती हैं जिन्हें घर के खूंटे से हटाकर जिस आंगन में के खूंटे से बांध दिया जाए वो वही अपना जीवन निकाल देती है और कभी विरोध का स्वर अपनी जुबान से नहीं निकालती। परंतु नीलू तो बस नीलू थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और घर से सबसे बात करना बंद कर दिया। नीलू का घर से निकलना बंद हो गया था। अब इस स्थिति में नीलू करे भी तो क्या करे। शिखर ने एक चिट्ठी लिखकर किसी तरह नीलू के घर तक पहुंचा दी कि हम दोनों घर से भाग जाते हैं। नीलू ने भी उसके जवाब में उसकी हाँ में हाँ मिलाई और आज का दिन भागने के लिए निश्चित किया। समय पर नीलू किसी तरह से घर से निकलने में कामयाब हो गई और स्टेशन पर जा पहुंच गई। उसको लगा था कि शिखर उसको स्टेशन पर खड़ा मिलेगा, परंतु वो नहीं आया और अब वो इस स्थिति में थी कि घर भी वापस नहीं जा सकती थी। वो घर पर चिट्ठी रख कर आई थी कि वो घर से जा रही हैं और उसको ढूंढने की कोशिश ना करी जाए। अब तक वो तो खत घर वालों को मिल भी चुका होगा। उसके पिताजी तो ऐसे विचार रखते हैं कि वो लड़की के भागने पर उसको
घर वापस लाने में नहीं बल्कि उसका श्राद्ध करने में यकीन रखते हैं। नीलू को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। घर वापस जा नहीं सकती थी और ट्रेन दिल्ली तक जाती है, वह पहुंचकर वो क्या करेगी। तो फ्रेंड्स, आज वैलेंटाइन डे है, तो ये कहानी किस किस से रिलेट करती है। वैलेंटाइन डे सब बेकार की चीज़ें होती है, अपना माँ बाप का कहना मानो, तभी आप ज़िंदगी में सफल हो सकेंगे। रह कर नीलू को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों शिखर पर यकीन किया, क्यों वो उसके प्यार में इतनी दीवानी हो गई कि उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया। एक लड़की के लिए इतना बड़े शहर में अकेले जाना और वह अकेले जीवन बिताना कैसे भयानक हो सकता है। उसके साथ वह कुछ भी गलत हो सकता है। वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। काश अपने भविष्य के बारे में उसने पहले सोचा होता। अब तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। पूरी रात इस तरह सोचते सोचते आंखों में ही गुजर गई। सुबह जैसे ही ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने को हुई, नीलू के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसको लगा कि जैसे उसका दिल ट्रेन के ट्रैक की तरह जैसे जोर जोर से आवाज़ें कर रहा हो। और स्टेशन आते ही सब स्टेशन पर उतरने लगे। नीलू भी भगवान का नाम लेकर अपना सामान उठाकर स्टेशन पर उतर गई। ना जाने कैसे उसके दिमाग में आया कि स्टेशन मास्टर से मिलकर उससे कुछ मदद ली जा सकती है। वो सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ गई और दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आने की अनुमति मांगी। स्टेशन मास्टर 50 से 55 साल के बीच का एक साधारण सा व्यक्ति था। नेम प्लेट पर रविकांत मिश्रा लिखा था। उसने आंखों से चश्मा हटाकर नीलू की तरफ देखकर अंदर आने की अनुमति दे दी। नीलू अपना थैला उठाकर उनकी टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। स्टेशन मास्टर साहब ने प्रश्नसूचक निगाहों से नीलू की तरफ देखा और पूछा कि क्या चाहिए बेटी। बेटी शब्द सुनते ही नीलू की आंखों में तो जैसे अश्रुधारा बह निकली। स्टेशन मास्टर साहब अचानक से घबरा गए कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि ये लड़की रोने लगी। वो तुरंत अपनी सीट से उठे और टेबल पे रखे पानी के गिलास को उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले कि क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? ये लो पानी पी लो और बैठ जाओ। उन्होंने अपने चपरासी को आवाज़ लगाकर कुर्सी लाने को कहा। नीलू को पानी पिलाकर कुर्सी पर बिठाया। जब वो पानी पीकर थोड़ी शांत हुई तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटी क्या बात हुई है, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम अकेले सफ़र कर रही हो? किसी ने कुछ कहा तो नहीं, या तुम्हारे साथ कुछ हादसा तो नहीं हुआ? उनके इतने सवालों पर नीलू ने अपनी बात बतानी शुरू की। उसने कहा कि वो इटावा से आई है और एक अच्छे परिवार की बेटी है। अंग्रेजी में स्नातक तक की पढ़ाई भी की है और एक लड़के की वजह से घर से भाग आई है। स्टेशन पर इंतजार करने पर जब वो लड़का नहीं आया तो वो आखिरी ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ गई और अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए। रविकांत जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसके बाद कहा कि वो उसको उसके घर भिजवाने का इंतजाम कर सकते हैं, घबराओ मत। परंतु नीलू घर जाने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं हुई। रविकांत जी ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु नीलू नहीं मानी। एक लड़की अकेले कहाँ धक्के खाएगी, ये सोचकर अंत में रविकांत जी ने कहीं 1-2 फ़ोन लगाए और उसके रहने का इंतज़ाम एक गर्ल्स हॉस्टल में करवा दिया। साथ ही अपने दोस्तों के पास फ़ोन करके उसके दफ्तर में टाइपिस्ट की नौकरी की बात करके कल दफ्तर में जाकर मिलने को कहा। नीलू ने रविकांत जी के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। रविकांत जी ने उसको कंधों से पकड़कर उठाया और सिर पे हाथ फेरा और कहा कि बेटी, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। एक बेटी अनजान शहर में अकेले कैसे रहेगी, यही सोचकर मैं परेशान हूँ और इसलिए मैं तुम्हें एक बार और कहता हूँ कि बेटी लौट जाओ। एक बाप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी तुम नहीं समझ सकती। परंतु नीलू घर जाने को किसी भी तरह तैयार नहीं हुई। फिर रविकांत जी के समझाने के बाद नीलू इस बात पर तैयार हो गई कि वो अपने पिता को अपने सही सलामती के बारे में हर महीने खत लिखती रहेगी। रविकांत जी ने अपना विजिटिंग कार्ड नीलू को दिया और कहा कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो वे उनसे संपर्क कर सकती है और वो हमेशा उसकी मदद करेंगे। हॉस्टल के गेट पर पहुंचकर नीलू ने अपना परिचय दिया और उसको वह रहने की जगह मिल गई। अगले ही दिन सुबह वो रविकांत जी के बताए पते पर पहुंच गई और उसको एक पार्ट टाइम टाइपिस्ट की जॉब मिल गई। अब उसका कुछ दिन रहने का ठिकाना हो गया था, पर अब उसको एक
किराए का छोटा घर तलाश करना था। उसमें भी रविकांत जी ने उसकी मदद की और अपने पड़ोस के घर में एक कमरा रहने को अपनी गारंटी पर दिलवा दिया। अब नीलू की असली परीक्षा शुरू होनी थी। उसको अपना भविष्य बनाना था। पढ़ाई में तो वो पहले भी होशियार थी, पर अब उसको दिन रात एक करके अपने पैरों पर खड़ा होना था। उसने छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उसने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी शुरू कर दी और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करती रही। और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और उसने सेक्शन ऑफिसर के एग्ज़ाम पास कर ली और कृषि विभाग में उसको पोस्टिंग भी मिल गई। ये खुशखबरी उसने सबसे पहले रविकांत जी को उनके घर पर जाकर दी। रविकांत जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटी अब तो घर लौट जाओ। परंतु नीलू ने कहा कि वो घर जाएगी तो उसके पिता उसको घर में घुसने को तो दूर वो देखेंगे भी नहीं। उसके घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उसने बताया कि नौकरी लगने की सूचना उसने खत के द्वारा अपने घर भेज दी है। रविकांत जी ने और उसके परिवार ने नीलू का बहुत साथ दिया। रविकांत जी की बेटी भी नीलू की अच्छी दोस्त बन गई। इस तरह जीवन के 10 साल यूं ही निकल गए। अब नीलू सेक्शन ऑफिसर से असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई थी और प्रमोशन के बाद नीलू को एक सेमिनार में दिल्ली से इटावा भेजा गया। इटावा शहर उसका अपना शहर। यहाँ उसने अपने जीवन के 21 साल गुजारे थे। उसकी आंखों में पुरानी तस्वीरें घूमने लगी। सेमिनार एक सप्ताह का था जो सोमवार से शुरू होना था। वो शनिवार की शाम को ही इटावा पहुंच गई थी। पता नहीं क्यों उससे रुका ही नहीं गया। उसको लग रहा था कि किस्मत उसको खुद ही उसको उसके शहर लेकर जा रही है। दिल्ली से इटावा की ट्रेन उस ही स्टेशन पर पहुंची थी जहां उसने शिखर का घंटों इंतजार किया था। इन 10 सालों में स्टेशन में कुछ खास नहीं बदला था, लगभग पहले जैसा ही था। और फिर आज अचानक शिखर को स्टेशन पर अपने सामने खड़ा देखकर मैं चौंक गई थी। इतना बदला बदला सा लग रहा था। वो उम्र अभी 33 के करीब होगी, पर 40 के पार लग रहा था। बेडौल शरीर हो रहा, एक बच्चे की उंगली पकड़े रखा था। वो स्टेशन पर किसी को लेने आया था या छोड़ने आया था, नहीं पता। शिखर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खुद मुझसे आकर बात करे और मैं उसको स्टेशन पर ऐसे ही खड़ा छोड़कर बाहर आ गई। स्टेशन से बाहर आकर टैक्सी ली और सबसे पहले सामान लेकर वो गेस्ट हाउस पहुंची जहां उनके विभाग ने उनके रहने का इंतजाम किया था। गेस्ट हाउस पहुंचकर उसने सबसे पहले नहाकर कपड़े बदले और ऑटो रिक्शा लेकर सीधे अपने मोहल्ले का पता देकर उसमें बैठ गई। रास्ते में उसने देखा कि इन 10 सालों में यहाँ तो बहुत कुछ बदल गया था। जहाँ छोटे छोटे घर थे उनकी जगह पर अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ने ले ली थी, अपार्टमेंट्स बन गए थे। बाजार भी काफ़ी कुछ बदल गया था। और लगभग 1 घंटे के बाद वो अपने घर से बस 200 मीटर की दूरी पर ही थी। उसने देखा कि उसका घर अब भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो छोड़ के गई थी। वहाँ पे कुछ भी नहीं बदला था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक तो आ गई है, लेकिन किस मुंह से दरवाज़ा खुलवाएगी, क्या कहेगी कि इतने सालों तक वो कहाँ रही। फिर उसने सोचा कि वो घर से एक गलती कर भागी जरूर थी, पर इतने सालों में उसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया जिससे उसको शर्मिंदा होना पड़े। और वैसे भी उसने समय समय पर अपने घर पर खत भी भेजे हैं जिससे उनको इतना तो पता है कि नीलू कहीं तो जिंदा है और उनको याद करती है। उसने माफ़ी भी कई बार मांगी है अपने खत के जरिए और हिम्मत करके उसने अपने घर के दरवाजे की कुंडी बजा दी। कुछ ही पलों में दरवाज़ा खुला और एक 26-27 साल की शादीशुदा लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसने नीलू को देखते ही जोर से सबको पुकारा, देखो कौन आया है। उसकी इतनी तेज आवाज़ सुनकर सभी दरवाजे की तरफ भाग कर आए और मुझे देखते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मेरी माँ चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी, तभी मेरे पिता ने उनको संभाल लिया। इतने बूढ़े लग रहे थे मेरे माँ और पिताजी। सच में इतने बूढ़े होने कि उनकी उम्र भी नहीं थी। पता नहीं कैसे उसका छोटा भाई जो उस वक्त स्कूल में पढ़ता था आज एक 29-30 साल का मर्द हो गया था। वो लड़की जिसने दरवाज़ा खोला था वो और कोई नहीं, नीलू की भाभी ही थी। नीलू बस गुमसुम सी खड़ी सबकी शक्लें देख रही थी और वो सब भी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसी प्रतिक्रिया दें।
उसके पिताजी जो कभी सालों तक नीलू से नाराज रहे होंगे, उनको वो अपनी आंखों के सामने रोता हुआ देख रही थी। और माँ, वो तो जैसे सुध-बुध सी खो बैठी थी। नीलू को उसकी भाभी खींचकर अंदर लेकर आ गई और सोफे पर बिठा दिया। नीलू बस एकटक सबको देखे जा रही थी और उसकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। उसकी माँ को जैसे ही होश आया और नीलू उससे लिपट कर बहुत रोई और उसके पिताजी भी जैसे अपने आंसुओं से अपना गुस्सा बहा चुके हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे किस किस को आंसू आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जो भी यहाँ तक पहुँचा इस कहानी को पढ़ सुनते हुए। वो भी नीलू को गले लगाकर बहुत देर तक यूं ही बैठे रो, सबकी आंखों में ढेरों प्रसन्न। और फिर नीलू ने अपनी पूरी कहानी उनको सुना दी और साथ ही रविकांत जी के बारे में भी बताया, जिन्होंने उसको कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। नीलू को अपने सामने ही सही सलामत देखकर उसके माता पिता ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और बहू को कहा कि नीलू के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। पर नीलू ने उन सबको वहीं बैठने को कहा। सबसे पहले नीलू ने अपने माँ और पिताजी से उस दिन बिना बताए घर से भाग जाने के लिए माफ़ी मांगी। उसके पिता ने उसके सर पर हाथ रखा और गले से लगा लिया। उसका छोटा भाई किशोर, जो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, उसने दीदी के पैर छुए और दीदी से गले मिला। फिर उसने अपनी पत्नी सिमी का परिचय नीलू से करवाया। सिमी ने भी नीलू के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। अब किशोर ने बताना शुरू किया कि जिस दिन दीदी आप घर पर एक चिट्ठी छोड़कर चली गई थी, तब हम सब से पहले शिखर के घर पर ही गए थे और तुम्हारे बारे में पूछा था, परंतु उसने हमको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था और कहा कि उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है और आप झूठ बोलकर घर से किसी और लड़के के साथ भागी हो और उसको बिना वजह बदनाम कर रही हो। हम उस दिन ही समझ गए थे कि उसने आपको पागल बनाया है। हमने आपको खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु आपका कहीं पता नहीं चला। आप जो खत हमको भेजती थी, बस उससे हम थोड़ा आश्वस्त हो गए थे कि आप जहाँ भी हो ठीक हो, पर आपने कभी चिट्ठी में अपना पता लिखा ही नहीं था। और माँ पिताजी दोनों ही आपको याद करके दिन रात रोते ही रहते थे। आपके जाने के बाद 1 साल बाद शिखर एक लड़की से बलात्कार के जुर्म में जेल चला गया और उसके पिता ये सदमा नहीं झेल पाए और हार्ट फेल होने से चल बसे। कुछ साल बाद जेल से छुटकर आने के बाद अब वो छोटा मोटा काम करके घर का गुजारा चलाता है। शादी हुई, परंतु उसकी पत्नी शिखर के व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर चली गई। अब वो अकेले अपने बच्ची को पाल रहा है और आजकल वो बहुत ही बेकार हालत से गुजर रहा है। उसको शायद अपने किए की सज़ा मिल रही है। ये सब सुनकर नीलू के दिल में जो भी गुस्सा और गुबार शिखर के लिए भरा था, वो धीरे धीरे साफ हो गया। उसको भी लगा कि ईश्वर ने खुद ही शिखर को उसके किए की सज़ा दे दी है और अब शिखर से या किसी और से उसको कोई शिकायत नहीं है। आज वो अपने पैरों पर खड़ी है। उसका परिवार जो उससे बिछड़ गया था, आज उसको वापस मिल गया है। उसके जीवन में 10 साल बाद ही खुशियाँ लौट कर आ गई हैं। उसने ईश्वर को फिर से इसका शुक्रिया अदा किया और अपने भाभी को गले लगाकर कहा, अब चाय के साथ पकौड़े भी बना कर लाना। और सब एक साथ खिलखिलाकर उठे। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, ये वैलेंटाइन डे स्पेशल कहानी थी। तो आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसे लगी और किस किस की फ्रेंड्स के साथ, किस किस के रिलेटिव के साथ या खुद की ये कहानी है। तो ये भी बातें भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, अपने माँ बाप का कहना ज़रूर मानिए, वहीं पर आपकी किस्मत है, वहीं पर आपका भाग्य चमकेगा। आज के टाइम में अगर किसी से प्यार करना भी है तो उस परमात्मा से कीजिए जिसने आपको इस धरती पर भेजा है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय माता दी।